वेलकम टू एटम क्लासेज। आज आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। अब ये जो है इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा नीट और आईआईटी इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है ये जानते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के पहले हमें जानना है रेट इक्वेशन क्या होता है। रेट लॉ इक्वेशन, ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था, रेट लॉ इक्वेशन। तो रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है कि रेट इक्वल टू होता है के एक कांस्टेंट, और ये है अगर रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट पे पावर लिख देते हैं n, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब इसमें जो r है वो है रेट, k है इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके बाद n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस इक्वेशन को बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन या फिर रेट इक्वेशन। अब इस रेट इक्वेशन में जो रेट होता है, ये रेट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन पे, और कंसंट्रेशन पावर n पे। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस इक्वेशन को बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन। अब हमें जानना है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है कि रेट लॉ इक्वेशन को ही इसी का सबसे पहली चीज़ करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सबसे पहला तो इसमें करना है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के साथ साथ दूसरी चीज़ क्या करनी है, इसमें रिलेशनशिप देखना है अलग अलग कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन अलग अलग होना चाहिए और उस पर के का क्या रिलेशनशिप आ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने पे हमें करना क्या है, के का और ए का क्या रिलेशनशिप आ रहा है। तो जो रिलेशनशिप आएगा उसका जो इक्वेशन बन के आएगा, उसी इक्वेशन को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है कि रेट इक्वेशन का समाकलित रूप, रेट इक्वेशन का ये रेट इक्वेशन है, इसका समाकलित रूप जिसमें के और ए के बीच का संबंध का समीकरण बनाया जाता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है वो अलग अलग होता है। तो क्या करना है, एक एक के बारे में पढ़ना है। एक जीरो ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, फिर फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ना है कि इन दोनों का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या। पहले हमें पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, और उसके बाद हमें क्या करना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट आता है वो होता है रेट इक्वल टू के, और जो इसका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को ए मानना है, इस पे जो पावर हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये हो जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब ए है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस पे पावर जीरो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर जो रेट होगा आर, वो किसके बराबर हो जाएगा, के के बराबर हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर जो है के बराबर होता है। इससे ये पता चला कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिख देंगे कि रेट not depends upon concentration of reactant। तो पहला पॉइंट तो हमें ये पता चला यहाँ पे कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। पहला चीज़ ये पता चला। अब इसमें रेट लॉ इक्वेशन जो होता है उसमें रेट को हम लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ पर ए है, और डिवाइड बाई लिख सकते हैं टाइम, और यहाँ पे लगा देते हैं माइनस। ठीक है, तो रेट को हम ये लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये वैल्यू आर जो है के के बराबर है, तो इस ये वैल्यू भी के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे फिर चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम, और आगे माइनस इक्वल टू हो जाएगा के। अब ये जो रिलेशनशिप आया, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब इससे हमें क्या पता चला कि सबसे पहला जो रेट है वो किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। रेट जो है के बराबर होगा। फिर उसके बाद क्या है कि जो रेट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अगला चीज़, इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकालना है, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब अगला हमें ये पता चला आर जो है के बराबर है। इससे तीसरा पॉइंट क्या निकल के आया, तीसरा पॉइंट ये निकल के आया कि जो यूनिट होगी के की
वो किसके बराबर होगा, रेट के बराबर होगा। तो के की यूनिट जो होती है रेट के बराबर होता है। तो के का यूनिट, तो रेट का यूनिट होता है, अगर रेट का यूनिट निकालेंगे तो ये होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यही यूनिट हो जाएगा के का भी। तो रेट कांस्टेंट, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। और जो रेट कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन के बराबर होगा। तो ये चीज़ें, तीन चीज़ पता चली। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर हमको रेट के बीच, रेट ऑफ रिएक्शन और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच अगर हमको ग्राफ खींचना हुआ, तो यहाँ पर एक ग्राफ खींचते हैं। इस ग्राफ में हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और इधर लिख देते हैं कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता नहीं है जीरो ऑर्डर के लिए। इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन पे। तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, सीधा सा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच अगर ग्राफ खींचना हुआ तो इसका ग्राफ भी टाइम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अब जब यहाँ पर ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो टाइम पर भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है, कंसंट्रेशन ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जैसा ग्राफ यहाँ पे आएगा, सेम ग्राफ यहाँ पर टाइम के साथ भी आएगा। तो इसका ग्राफ भी हो जाएगा टी एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब इससे हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे जीरो ऑर्डर। ये आपका जो इक्वेशन है ये क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, और किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हमें क्या पढ़ना है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इस वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू के। अब इसमें क्या करेंगे, डेल्टा टी है, डेल्टा टी का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के, और ये डेल्टा टी इधर चला जाएगा, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है। यहाँ पे इधर इधर क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, माइनस हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू, इस पूरे का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे चेंजेज हो रहा है, टी का चेंजेज हो रहा है, के जो है कांस्टेंट होता है, इसका चेंज नहीं हो रहा। तो ये इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं इसको, इसलिए इसको लिखेंगे बाहर, और यहाँ लिख देंगे के टी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया। तो जो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो, क्या करते हैं, एक रेंज लेते हैं, जैसे कि जो ए है इससे बन रहा है प्रोडक्ट। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन, जब टी इक्वल टू अगर जीरो लेते हैं तो उस समय इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं ए नॉट है, और उस समय इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा जीरो। और किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, पर्टिकुलर टाइम टी पे जो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए नॉट माइनस एक्स लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो ये दो डिफरेंट टाइम दिया गया है, और उस टाइम पे ए का कंसंट्रेशन क्या है वो दिया गया है। तो यहाँ पर भी वहीं दो टाइम लेंगे, और दो टाइम यहाँ पर ले लेते हैं, जब टाइम इक्वल टू जीरो है, और दूसरा जब टाइम इक्वल टू टी है। जब टाइम इक्वल टू जीरो और जब टाइम इक्वल टू टी है तो उस समय हो गया। और उस समय कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या होगा, जब होगा तो इसको लिख सकते हैं ए नॉट लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं ए टी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन ए नॉट हो गया, ए टी हो गया। ए टी किसके बराबर है, ए टी बराबर है इसके, और ए नॉट बराबर है स्मॉल ए नॉट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पे जो आएगा वैल्यू, यहाँ पे आएगा के टी, और प्लस एक कांस्टेंट ले लेते हैं, वो कांस्टेंट ले लेते हैं आई। आई क्या है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन स्थिरांक। तो यहाँ पे ये ले लेंगे। अब एक इक्वेशन हमको मिल गया ये वाला, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1। अब इसमें करना ये है कि जब टाइम t इक्वल टू जीरो लेते हैं, जब टाइम इक्वल टू अगर जीरो लेते हैं तो यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख देना है। तो जब टाइम इक्वल टू जीरो लेंगे तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा, ये कंसंट्रेशन लिखते हैं माइनस ए नॉट लिख सकते हैं, कि जब जीरो टाइम है तो उस समय कंसंट्रेशन ये है, ये हो गया इक्वल टू, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी जीरो, इसकी वैल्यू है जीरो, अब प्लस हो जाएगा आई। तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू होगा, आई इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ मिल गया, इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 2 में आई की वैल्यू है वो वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं माइनस ए इक्वल टू के टी, और आई की जगह हम लिख देंगे ये वैल्यू माइनस ए नॉट। तो हमें एक इक्वेशन ये मिल गया। अब इसमें क्या करना है, इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, के टी इक्वल टू, ये इधर गया तो माइनस से प्लस हो गया, तो ये हो गया ए नॉट
माइनस ए। अब जो ये वैल्यू ए दिया है वो क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो इसको हम 80 भी लिख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे है तो ये हो गया 80। अब ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि t को नीचे लेके जाएंगे, k इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम t और डिवाइड बाय हो जाएगा t नीचे चला गया, ये हो गया। तो ये हमको एक इक्वेशन मिल गया जिस इक्वेशन में k और इनिशियल कंसंट्रेशन का एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। यहाँ पर इसी इक्वेशन को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसको ही बोल सकते हैं और इसको ही बोल सकते हैं, ये दोनों ही क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो जाएगा ये। और इसका अगर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अगर जानना होगा तो वो है यहाँ पर, ये है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंशियल है, ये इंटीग्रेटेड है। डिफरेंशियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है। और इंटीग्रेटेड क्यों है, क्योंकि इसी डिफरेंशियल का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हमें जानना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का था इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब इससे हमें पढ़ना है इसके क्या क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सेम इसी चीज़ को लिख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, ये होता है, ये चाहे ये कुछ भी लिख सकते हैं। तो k इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट माइनस ए टी डिवाइड बाई टी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो जाएगा कि इसका रेट ला इक्वेशन ये होता है, इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन ये होता है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये है कि जो k है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। k नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, k नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो उसके लिए जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन था वो क्या था, r इक्वल टू था k और रिएक्टेंट पे पावर था 0, ठीक है। तो रिएक्टेंट पावर 0 तो इसका मतलब इस पर डिपेंड नहीं किया, तो ये सेकंड इसका था। तो अब इससे अगर हम इसका ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ जो है यहाँ पे लिख देते हैं रेट और यहाँ लिख सकते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन और रेट के बीच अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ खींचेंगे तो ये कैसा आएगा, कंसंट्रेशन के पैरेलल आएगा। तो ये आ जाएगा इसका ग्राफ ऐसा। तो रेट वर्सेज कंसंट्रेशन हो गया, या फिर रेट वर्सेज अगर हम टाइम का भी ग्राफ खींचते हैं तो भी सेम ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ होता है, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, उसमें हमें क्या करना है कि इसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम का ग्राफ खींचना है, कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम का ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे टाइम का ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले तो इस इक्वेशन को लेंगे। तो ये इक्वेशन क्या कहता है कि ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी, ये हो गया, ये ग्राफ हो गया। के टी इधर ले आया तो ये इक्वेशन बन गया। अब इसमें हमको कंसंट्रेशन का ग्राफ खींचना है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए टी इक्वल टू के टी और ये हो जाएगा माइनस ए नॉट। अब क्या करना हमको, माइनस से सभी मल्टीप्लाई कर देना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए टी इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के टी और साथ में हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अब हमें जो ग्राफ खींचना है ये कंसंट्रेशन हो गया और ये टाइम के बीच ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कैसे खींचते हैं, सबसे पहले तो एक बता देते हैं, इसको लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर कुछ इस टाइप का इक्वेशन दिया गया है, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर ऐसा इक्वेशन दिया गया है तो इसका जो ग्राफ अगर खींचना होता है तो ऐसे ग्राफ खींचते हैं। ये हो गया x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। अब इसमें अगर इसका ग्राफ खींचना है तो ग्राफ में अगर इस x एक्सिस की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं 0 किसी भी पर्टिकुलर टाइम, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, तो अगर ये वैल्यू 0 है तो टोटल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस समय y की वैल्यू किसके बराबर, c के बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस सी, तो y इक्वल टू हो जाएगा c। तो जब x की वैल्यू 0 है उस समय जो y की वैल्यू हो जाएगी c हो जाएगी। तो इस किसी पॉइंट पे हो गया, ये पर्टिकुलर c पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मान लेते हैं c। अब इसमें अब क्या करते हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, यहाँ पर अगर x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो टोटल ये वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो टोटल क्या होगा, ये पूरी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो पूरा y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर अब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा,
ऐसे इस तरह जाता जाएगा ग्राफ। तो y इक्वल टू mx प्लस c का ऐसा ग्राफ आता है। अब इसमें ये देखते हैं कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये इक्वेशन हो गया। इसमें अगर माइनस लगा हुआ है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अब हमें जो यहाँ पे ग्राफ खींचना है, ग्राफ ये खींचना है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का खींचना है। तो यहाँ पे जो x है उसको क्या मान लेंगे, टाइम मान लेंगे, और y है इसको मान लेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे उसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमको ग्राफ बनाना हो तो यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, तो इधर की तरफ लिखते हैं t, इधर की तरफ लिख देंगे कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन वर्सेस t का ग्राफ खींचना है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन पे जाएंगे। इस इक्वेशन में जब t इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू 0, तो उस समय जो कंसंट्रेशन होगा किसके बराबर होगा, a नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट को a नॉट, यहाँ से यहाँ तक हो गया पूरा a नॉट की वैल्यू। जब t इक्वल टू 0 है तो उस समय जो कंसंट्रेशन होगा वो किसके बराबर, a नॉट के बराबर होगा। अब यहाँ पर अगर t की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, यहाँ पर नीचे ग्राफ t दिया हुआ है, अगर t की वैल्यू अगर इंक्रीज करते हैं तो पूरी वैल्यू क्या है, निगेटिव है। और अगर निगेटिव है तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो टाइम के साथ पूरी ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसका मतलब पूरा ये वैल्यू जो y है वो क्या करेगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। तो यहाँ वाले में क्या था, यहाँ प्लस में था तो ऊपर जाएगा ग्राफ, और अगर यही वैल्यू अगर यहाँ माइनस में रखते हैं तो ये ग्राफ जाता नीचे की तरफ जाता। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ग्राफ जाएगा नीचे की तरफ। तो ये हो गया ग्राफ ऐसे गया नीचे की तरफ, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये कट भी करेगा। यहाँ पर ये ग्राफ हो गया। इसके नीचे ग्राफ नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि जो कंसंट्रेशन यहाँ पे जाके 0 हो जा रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया, तो ग्राफ इसके नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे आकर रुक जाएगा। अब इस ग्राफ से क्या पता चला कि टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या पता चला कि जो इसका स्लोप होता है, यहाँ पे जो इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं वो स्लोप किसके बराबर होगा, वो बराबर होता है, यहाँ पे जो स्लोप होता है वो बराबर होता है m के बराबर। तो इसका स्लोप नीचे की तरफ है तो इसका स्लोप होगा इसके बराबर, k के बराबर, और k कितना है, माइनस में है। तो ये डिक्रीज कर रहा है तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस k के बराबर। तो यहाँ से स्लोप भी निकाला जा सकता है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। तो इस यहाँ पर जो वैल्यू अगर देखते हैं तो a नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है इसकी जगह पे। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में जाएंगे, इसकी वैल्यू 0 रख देंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो ये बराबर हो जाएगा इसके, तो बराबर कितना होगा, यहाँ लिख देते हैं कि a t इक्वल हो जाएगा माइनस के टी के। ये वैल्यू आ गया, ठीक है। इससे अगर जो के टी निकलेगा, इससे अगर के टी निकालेंगे तो माइनस के इक्वल टू हो जाएगा ए टी डिवाइड बाई टी, ए टी डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टी। यहाँ पे जो वैल्यू आ गई ये वैल्यू आ गई। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई। ये स्लोप में कहीं भी जाएंगे तो ये स्लोप की वैल्यू k की वैल्यू मिल जाएगी। और अगली चीज़ यहाँ पे अगर हम वैल्यू चाहें तो यहाँ पे वैल्यू किसके बराबर है, a नॉट के बराबर है। तो पूरा हमें सारी वैल्यू हमें। अब साथ में हमें और क्या पता चला कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करके यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके ये क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब वो रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे इससे एक पॉइंट और पता चला कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। वो रिएक्शन क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट रिएक्शन होगा। वो कभी भी स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या होगा, वो पूरी तरीके से रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि पूरे जो कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन, उस पूरे कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा है। तो इसी इक्वेशन से हम इसका टाइम ही निकालेंगे। तो टाइम कैसे निकलेगा कि जब भी ये कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो जब क्या हुआ, कंसंट्रेशन जीरो हो गया तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन जीरो, तो ये वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में अगर इसको जीरो कर देते हैं तो ए टी इक्वल टू हो जाएगा के टी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा के टी, इसके बराबर हो जाएगा। तो इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। तो इससे टाइम क्या निकल के आएगा, टी इक्वल टू ये नीचे चला जाएगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिवाइड बाई के। तो इस फार्मूले से क्या निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं कि टोटल रिएक्शन को कंप्लीट होने में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई के कर देंगे तो यहाँ पे टाइम भी निकल जाएगा। तो हमको ये फोर्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये पता चला कि दोनों में टाइम कैसे निकलता है। अब जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या करना है, इसको हाफ लाइफ निकालना है कि हाफ लाइफ कितना होता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि हाफ लाइफ होता क्या है। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, एक टाइम होता है जिस टाइम में जो कंसंट्रेशन है अपने इनिशियल का क्या हो जाएगा, अगर आधा हो जाएगा तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड।
तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ए नॉट, अगर ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे जाके कितना हो गया, आधा हो गया, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो गया, ए नॉट बाई 2 हो गया, उस समय जो टाइम लगा उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। तो इसमें इस इक्वेशन से क्या करेंगे, को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये इसको अगर इक्वल के इधर ले आते हैं तो ये माइनस के साथ इधर प्लस हो जाएगा, और साथ में इसको इधर ले जाते हैं तो ए नॉट माइनस ए टी, ये हो गया। अब टी को नीचे ले जाएंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट माइनस ए टी और डिवाइड बाई टी। ये इक्वेशन पहले ही बताया जा चुका है। अब अगर हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं तो हाफ लाइफ पीरियड में जो टी को डिनोट करते हैं ऐसे डिनोट करते हैं टी 1/2, हाफ लाइफ पीरियड को ऐसे डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड हमें निकालना है तो के इक्वल टू नीचे ले देंगे टी 1/2, हाफ लाइफ पीरियड हो गया। अब हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो अपने क्या होगा, इनिशियल का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन होता है ए नॉट, और जो ए टी होगा वो किसके बराबर होगा, ए नॉट डिवाइड बाई 2 होगा, क्योंकि अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का जब भी आधा हो जाए उसी टाइम पीरियड को बोलते हैं टी हाफ। तो यहाँ पे किसी टाइम पीरियड पे क्या हो जाएगा, ये अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो गया तो इसी टाइम पीरियड को बोलते हैं हाफ लाइफ। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए नॉट डिवाइड बाई 2। अब इसे हमको सॉल्व करना है तो के टी इक्वल टू इसकी पूरी हो जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो ए नॉट बाई 2 हो जाएगा और डिवाइड बाई टी हाफ। तो 2 नीचे चला जाएगा तो k इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट डिवाइड बाई 2 टी हाफ। अब इस इक्वेशन में अगर हम t को इधर ले आते हैं और k को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे जो टी हाफ है वो हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन और डिवाइड बाई 2k। अब इस इक्वेशन से ये पता चलता है जो हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या डिपेंड करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो हाफ लाइफ पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन के। इनिशियल कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा हाफ लाइफ पीरियड उतना ज़्यादा होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच ग्राफ खींचना है। तो एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर इधर की तरफ लिखते हैं टी हाफ लाइफ पीरियड, और इधर की तरफ लिख देते हैं कंसंट्रेशन। तो इसके बीच जब भी ग्राफ खींचेंगे तो इसमें क्या होगा कि कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ टी हाफ की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और जब भी कंसंट्रेशन जीरो होगा उस समय टी हाफ भी हो जाएगा जीरो। तो ये इस इक्वेशन में अगर इस वैल्यू को जीरो कर देते हैं, ये वैल्यू जीरो हो गई तो टी हाफ वैल्यू भी जीरो हो गई। तो यहाँ पर इसी सेम इक्वेशन बनेगा। तो इसका ग्राफ जो है टाइम के साथ बढ़ता जाएगा और ये ग्राफ हो जाएगा। और इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं तो इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा 1/2k के बराबर हो जाएगा। इसका जो स्लोप आएगा 1/2k के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन था और इसका ग्राफ था। तो ये आपके थे टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे और इसमें एक एक पॉइंट बताए गए, एक एक पॉइंट से इसमें क्वेश्चन ही पूछता है। अब आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक न्यूमेरिकल कराते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसका कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टोटल 80% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो रिएक्शन जो 80% अगर कंप्लीट हो रहा है तो उसमें 160 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ पर k की वैल्यू निकालना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी यही जानना है। तो इसके लिए सिंपल सा इसी इक्वेशन को लेंगे। यहाँ पर इस फार्मूला लेते हैं k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइड बाई टी, ये लेना है। अब यहाँ पे दिया 80% कंप्लीट होता है, इनिशियल मान लेते हैं 1 और फाइनल 80 निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 80% कंप्लीट हो जा रहा है, तो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे बचा कितना, ये बच गया 20%। तो 80% कंप्लीट हो गया तो टी टाइम पर कंसंट्रेशन बचा कितना, तो ये बच गया 20%। ये हो गया 20% ऑफ ए नॉट का 20% हो गया। तो इसका 20% निकालेंगे तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं। तो ये हो गया ए नॉट इंटू 20 और डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 0.2 ए नॉट। तो जो ए टी होगा वो किसके बराबर होगा, 0.2 ए नॉट के बराबर होगा। अब इसी की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ पे k इक्वल लिख दें, k इक्वल टू इनिशियल को लिख देते हैं ए नॉट और माइनस ए टी को लिख देंगे ये, तो 0.2 ए नॉट और डिवाइड बाई टाइम दिया हुआ है 160 मिनट, तो ये हो जाएगा 160। अब इसको मान लेते हैं ये 100% कंज्यूम हो रहा है। अगर 100% अगर मान लेते हैं तो इसको मान लेते हैं 1।
तो ये हो गया 1 माइनस ये हो जाएगा 0.2 और डिवाइड बाई 160, इसको करेंगे तो 0.8 और डिवाइड बाई 160 आएगा। इसमें क्या कर सकते हैं 8 डिवाइड बाई 1600 इतना लिख देंगे और 8 से इसको काटेंगे तो 1/2 और 2 0 बच गया, तो 1/200 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/200 को हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁻2 ये हो गया। और साथ में इसका यूनिट क्या आएगा, तो यूनिट आ जाएगा इसका कंसंट्रेशन का यूनिट डिवाइड बाई टाइम का यूनिट, तो हो जाएगा मोल पर लीटर। और यहाँ जो टाइम दिया है मिनट में दिया है, मोल पर लीटर पर मिनट। तो टोटल यहाँ के की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम के का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दिया होता है अगर 50% कंज्यूम हो रहा है तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे निकाल दें चाहे ऐसे निकाल दें, दोनों तरह से सेम ही आना है। तो ये आपका था न्यूमेरिकल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा।